गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीएसटी के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो फेयोल का बर्थ 1841 में हुआ था। वो एक माइनिंग इंजीनियर था। वो एक कंपनी में काम किए, बाद में वो आगे जाकर के उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तक बने और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक में उन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए। वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फादर्स कहे जाते हैं। जनरली फेयोल्स ने ही सबसे पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस का डिस्कशन किए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहले फेयोल ने ही डिस्कशन किए थे। तो फेयोल ने जो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए वो 14 है। उनके बारे में, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल स्मूथली रन करने के लिए इन सभी प्रिंसिपल्स को यूज करना ज़रूरी होता है। यानी कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है? जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क एक्टिविटी हैं सभी को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना है और उसको उसके स्पेशलिस्ट व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल में देना है, ताकि स्पेशलिस्ट का स्पेशलाइजेशन का क्या हो सके तो बेनिफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा होता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर देना किसी को किसी काम को करने के लिए। यानी कोई व्यक्ति को जो काम करेगा उसमें जो वो रिसोर्स यूज करेगा उस रिसोर्स को यूज करने के लिए उसको पावर देना। जैसे ही अथॉरिटी असाइन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात का आता है जो उसको जो रिसोर्सेज दिया गया है उस रिसोर्सेज का वो सही तरीके से यूज करके जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करे। उसके बाद होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है यहाँ पर कमिटमेंट को ऑनर करना। कमिटमेंट को ऑनर करना मतलब एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में अगर किसी तरीके का कमिटमेंट है तो एम्प्लॉय का भी ये ड्यूटी बनता है, राइट्स बनता है जो वो उसको पूरा करे, और अगर इसने पूरा किया तो मैनेजमेंट का भी ये काम होता है जो उसको वो पूरा करे। यानी कि दोनों उस कमिटमेंट को ऑनर करें। फिर कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है जो एक पर्सन को एक समय में एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक पर्सन को इंडिविजुअल है, अगर उसको गाइड करने वाला लीडर उसका जो है एक से ज़्यादा है तो वो कंफ्यूज हो जाता है जो किसको वो रिस्पॉन्सिबल करे, है ना। यानी कि एक समय में क्या होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसी बात, इसी कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। फिर होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है 1 पर्सन 1 प्लान, 1 मैन 1 प्लान। यानी कि एक समय में एक व्यक्ति को एक प्लान को लेकर के चलना चाहिए। फिर कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब ये जो अगर कोई एम्प्लॉय जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो वहाँ पर कहता है उसको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं सोचना चाहिए। वो उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना। फिर कहता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये जो उस फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को इतना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए ताकि उस एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। लेकिन फिर भी ये भी देखना चाहिए जो वो रेम्युनरेशन जो फिक्स करते हैं वो कंपनी के भी पेइंग कैपेसिटी में हो, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए देखते, नहीं, कंपनी के पेइंग कैपेसिटी को भी देखना चाहिए। ये दोनों बातें देखी जाती है। फिर होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी पावर है डिसीजन लेने का वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। तो वो अपना पावर कैसे यूज करता है
किस तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन करता है ताकि वर्क गोल अचीव किया जा सके, तो वो जो पावर सिंगल व्यक्ति के हाथ में है, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब वो अपना पावर अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को डिस्पर्सल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। फिर होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये, क्योंकि ये मैनेजमेंट का एक लेवल है, एक हायरार्की बना हुआ होता है हर एक का, तो कहता है इस हायरार्की में जो भी कम्युनिकेशन होगा, अथॉरिटी का कम्युनिकेशन होगा, वो टॉप टू बॉटम होगा, है ना। यानी कि अगर किसी वर्कर को कोई वर्क है, एक ज़रूरी वर्क है किसी से मिलने के लिए, तो उसको सबसे पहले इस बात की इन्फॉर्मेशन अपने हायरार्की में टॉप तक देना पड़ेगा और वो टॉप फिर उस लेवल पर उसको पहुंचाएगा इन्फॉर्मेशन को। तो ये होता है स्केलर। लेकिन इमरजेंसी केस में वो डायरेक्ट ही अपने लेवल के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं गैंग प्लांक। फिर होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जो कोई भी पर्सन है वो जो भी इक्विपमेंट मटेरियल्स का यूज करता है, तो कहता है वो पर्सन और वो इक्विपमेंट वे मटेरियल्स का प्लेस जो होना चाहिए ना, इस तरीके से होना चाहिए जो ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी इफ़िशियंसी बढ़े। जैसे कि मैनेजर है, टाइपिस्ट है, फिर सब सुपरवाइज़र, इन सब का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि समय पर ये सभी एक दूसरे से इजीली कनेक्ट कर सके। फिर होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर काइंडनेस एंड जस्टिस। मतलब मैनेजर को कभी भी किसी एम्प्लॉय को उसके कास्ट, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिज्म और किसी भी बेसिस पर उसके पास उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इक्वली लेकर के चलना चाहिए सभी को। फिर होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब जो लेबर टर्नओवर मिनिमाइज होना चाहिए। मतलब जो ये नहीं जो एक एम्प्लॉय को आज रिक्रूट किए, कल हटा देंगे इसके जगह पर दूसरे, नहीं। एक व्यक्ति को अगर हमने अपॉइंट किया है, रिक्रूट किया है, तो उसकी एक मिनिमम टेन्योर फिक्स होना चाहिए, जो कम से कम ये व्यक्ति 5 साल 7 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा, 20 साल काम करेगा, 20 साल के बाद ही इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं, है ना। ये एक मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉय के बीच में ऐसी मोटिवेशन होना चाहिए, उसको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए जो ताकि वो अपने दिमाग का, दैट मीन्स अपने इनोवेशन का यूज करे। दैट मीन्स उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है किसी भी काम को करने के लिए, उसको अपने प्लान से, यानी कि जो प्लान पहले से फिक्स्ड है वैसा तो करेगा ही, लेकिन पहले से उसको भी कुछ नया करने का एक फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। तो ये इनिशिएटिव। फिर स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है जो आई वर्ड को वी वर्ड में कन्वर्ट करना। मतलब जो टीम को क्या होना चाहिए, यानी टीम के मैनेजर का जो क्रेडिट होता है वो क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय के बीच में बांट देना चाहिए। यानी कि उसको ये होना चाहिए जो ये वर्क पूरे टीम ने किए हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फ्यूएल। हेनरी फ्यूएल ने जो कुछ प्रिंसिपल यानी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स। ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो वर्क को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे स्मॉल जॉब में बांट देना चाहिए और हर एक जॉब को क्या करना चाहिए, एक स्पेशलिस्ट में देना चाहिए, ताकि परफॉर्म करने के लिए देना चाहिए, ताकि क्या हो सके, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिले फर्म को, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है टॉमी हिलफिगर। टॉमी हिलफिगर का शर्ट आता है ना। ए फेमस ब्रांड नेम एमंग क्वालिटी शर्ट्स डिवाइडेड इट्स वर्क्स एमंग डिफरेंट ग्रुप। वन ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉलर्स, अदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिचिंग बटन्स एंड येट अनदर इज एंगेज्ड इन पैकिंग शर्ट्स एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी काम है सभी को छोटे छोटे में बांट दिए, जिससे क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला। फिर नंबर 2 दूसरा प्रिंसिपल्स है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी इज ए राइट ऑफ ए सुपीरियर टू गिव ऑर्डर
टू हिज सबऑर्डिनेट एंड ऑब्टेन ऑबिडेंस। इसको बोलते हैं ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या, जो राइट है उसके पास, जो वो अपने से सबऑर्डिनेट को क्या करता है, ऑर्डर देता है। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट एन असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख एक एग्जांपल कहता है क्या, सपोज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स आस्क हिज हर फोरमैन टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 250 स्कूटर्स पर डे। एक प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने फोरमैन को कहा क्या, जो 250 स्कूटर एक दिन में प्रोडक्शन करने हैं, बट ही सी डज नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट। यानी कि उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्हें ये ऑर्डर नहीं दिया, ये अथॉरिटी नहीं दिया उनको, जो उसको जो जो मटेरियल्स और मटेरियल की ज़रूरत थे उसको उसके पास अथॉरिटी नहीं आया। द फोरमैन इज नॉट एबल टू अचीव द टारगेट, देन द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम हिम बिकॉज ही शैल हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to work overtime without any additional payment to receive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages when its mission is accomplished. यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जो वो वर्कर उस समय तक ओवर टाइम काम करेगा जब तक कि कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ जाए। और अगर ऐसा मिशन कंप्लीट हुआ तो मैनेजमेंट को भी क्या करना चाहिए, उसका वर्कर का वेज इंक्रीज करना चाहिए। तो ये एक एग्रीमेंट है, और इसी एग्रीमेंट को दोनों को क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। तो ये जो ऑनर होती है यही कहलाता है डिसिप्लिन। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए। सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। मिस्टर हिमांशु सेल्स एग्जीक्यूटिव्स गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम Mr. Dev, sales manager, to sell more to reach the desired target. At the same time, Mr. Naresh, production manager, instruct the sales executive to go slow in selling due to shortage of raw material. अब देखिए मिस्टर हिमांशु जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इसको सेल्स मैनेजर ने क्या बताया, जो टारगेट को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना चाहिए, बट उसी समय में प्रोडक्शन मैनेजर ने इनको क्या ऑर्डर दिया, जो सेल को क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि जो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पर अब ये मिस्टर हिमांशु कन्फ्यूजन में आ गया, जो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि ये दोनों सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों क्या हो गया, यहाँ पर सुपीरियर हो गया। अब ये किसकी कहना माने, यहाँ पर इसके ये कन्फ्यूज हो गया। तो इसलिए कहा जाता है जो एक समय में एक ही को फॉलो करना चाहिए, तो यानी यूनिटी ऑफ कमांड। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वेरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हर एक सेक्शन के लिए एक प्लान होना चाहिए, यानी कि वन हेड एंड वन प्लान। यानी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू coordinated and focused efforts. It states that one head and one plan. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार्स, देन इट should have two separate division. Each division should have its own in charge, plan and resources. The working of the two divisions should not overlap on any account. फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब वो अपनी अथॉरिटी अपने से नीचे सबऑर्डिनेट के बीच में डिस्पर्सल करता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। Panchayat is in our country have been given more power to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of villages. This is decentralization at national level.
हमारे यहाँ पंचायत होता है तो गांव में जो मुखिया है, सरपंच होता है, इसको पूरा पावर होता है। राष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा पावर दे रखा है जो वो अपने पंचायत, अपने गांव के विकास के लिए फंड को ग्रांट करे। तो ये क्या हो गया, अपना यानी केंद्र सरकार ने क्या किया, अपनी पावर पंचायत को दे दिया, यानी कि वो डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं। फिर कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी किसी भी फर्म में किसी भी इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं, फर्म के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे कि हितेश, एक परचेज मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, हैज़ टू परचेज 150 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। जॉनी, हु इज Hitesh's son, is also a supplier along with other supplier in the market. The manager purchases the raw material from his sons at the rate higher than the market rate. This will profit the manager personally but will result in heavy loss to the company. This situation is not in the interest of the company and violates the principle of subordination of individual interest to the general interest. मतलब ये जो हितेश जो एक परचेज मैनेजर है, उसको 150 टन रॉ मटेरियल खरीदना है। उसने क्या किया, वो रॉ मटेरियल उसका बेटा मार्केट में एक दुकान करता है, उसका सप्लाई करता है, उसके साथ साथ और भी सप्लायर है, तो अपने बेटा से ही खरीदता है। लेकिन वो जो खरीदता है तो वो क्या करता है, मार्केट का जो रेट है उससे ज़्यादा पड़ता है। इससे हितेश को तो पर्सनली प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखा, जनरल इंटरेस्ट को नहीं। तो ये क्या हो गया, इसकी वायलेशन हो गई। फिर रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहता है जो एम्प्लॉय को जो रेम्युनरेशन होना चाहिए वो जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, है ना। यानी कि रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक एग्जांपल, आदित्य इज वर्किंग इन ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द मैनेजमेंट आस्क हिम to work more than normal working hour of the company so that the company will meet the rising demand of its toy in the market. In this case, Aditya must be given adequate wage for the extra time worked by him. यानी कि आदित्य वर्किंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें मैनेजमेंट ने क्या किया, नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा वर्क यानी ओवर टाइम काम है, तो ओवर टाइम वर्क के लिए क्या होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। तो यही कहता है रेम्युनरेशन। फिर एस्केलर चेन, तो ये जैसे कि एक चेन है, इसमें अगर ई को किसी से काम है तो ये सबसे पहले अपनी बात को ये कम्युनिकेट करेगा ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि टॉप टू बॉटम आएगा, तब फिर इसकी बात यहाँ तक आ पाएगी। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन। लेकिन किसी इमरजेंसी में मान लीजिए डी ने डायरेक्ट आई से कांटेक्ट कर लिया, ई ने डायरेक्ट जी से कांटेक्ट कर लिया, तो ये हो जाता है क्या, गैंग प्लांक। Scalar chain refers to a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the manager and subordinate. If there is an emergency, then an employee can directly contact with other through gangplank. एक एग्जाम्पल है यानी कि a worker cannot directly contact the CEO of the company. If at all, he/she has to then all the formal levels, that is foreman, superintendent, manager, directors, etc. must know about matter. However, in an emergency case, it can be possible that a worker can contact with CEO. Next one, order. Order मतलब proper place for persons and materials. And the principle of order states that there should be place for everything and everyone in an organization, and that thing or person should be found in his allocated place. This will lead to increase the productivity and efficiency. Just like the head of marketing department may be allotted an office room, the typist and particular table, and a foreman to supervise a workshop. These persons should remain in their allotted place during working hours so that they can easily contact whenever necessary. फिर equity. This principle emphasizes kindness and justice in the behavior of manager towards workers to ensure loyalty and devotion. यानी कि there should be no discrimination on account of gender, religion, language, belief, nationality, caste, etc.
एग्जाम्पल, ए वर्कर प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स इन ए डे, another worker who is relative of the superior produced 95 units per day but both get equal remuneration। तो यहाँ पर क्या हो गया, 22 हो गया, क्योंकि वो उसका रिलेटिव था तो उसको 95 पर ही 100 के बराबर पेमेंट किया। तो यहाँ पर ये वायलेशन ऑफ इक्विटी हो गया। दोनों में क्या होना चाहिए, रेमुनेशन में अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर, है ना, यानी कि एक बार जो किसी को एम्प्लॉयड पर रख लिए तो उसको एक सर्टेन मिनिमम पीरियड के लिए रखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज वंस सेलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट फॉर ए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। He will suggest that labor turnover should be minimized to maintain organizational efficiency. Stability of tenure is good for the business because of any adhocism will create instability among employees. They would tend to leave the organization. Recruitment, selection and training cost of new employees will be high. फिर initiative means taking the first step with self motivation. According to Fayol, workers should be encouraged to develop and carry out their plan for the improvement। यानी कि एम्प्लॉय को इतना फ्रीडम होना चाहिए जो वो अपने हिसाब से काम को कर सके। यानी कि ए गुड कंपनी हैज एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन इज रिवार्डेड। एंड लास्ट वन इज स्प्रेड द कॉर्प्स, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ यू इन ऑल हिज कंजर्वेशंस with workers to foster team spirits. Production manager assigned a target of producing 200 units of a group consisting of 10 members। यानी प्रोडक्शन मैनेजर ने 10 व्यक्ति को 200 यूनिट को प्रोडक्शन करने का टारगेट दिया। इन सभी ने क्या किया, उसको 20-20 यूनिट में 10 व्यक्ति बांट लिए। अब होना ये चाहिए यहाँ पर, ये जो 10 ग्रुप बना तो 10 ग्रुप को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए जो हमको अपने बराबर ही प्रोडक्शन करने हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया या कोई भी बात हो गई तो वहाँ पर सभी के यानी ग्रुप एफर्ट्स के बारे में हमको सोचना होता है, इसके बारे में देखना है।